नमस्कार आप लोगों को। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार नमस्कार सर। गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक गुरुजी, नमस्ते। चलिए, तो कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे आगे? गुरुजी श्लोक 49 तक पढ़ लिया था, 50 अच्छा, श्लोक तक। 50 श्लोक में चलना है। तो उसके पहले ओम प्रकाश जी, नमस्कार। आज मैं पत्रिका दूं सर एक। हाँ, कोई भी दे दें, क्या दिक्कत? पत्रिका होना चाहिए, उसके ऊपर आपका सटीक विश्लेषण भी आना चाहिए, ठीक है ना? तो किस तरह का प्रश्न है? प्रश्न ये है कि एक बिटिया की मदर ने पूछा है कि बिटिया की नौकरी लगी थी 6 महीने पहले। तो प्रश्न ये है कि क्या दूसरी जॉब लगेगी उसकी। वो दूसरी जॉब के लिए ट्राई कर रही है बिटिया। अच्छा। तो माता जी का प्रश्न था उनकी। यूएसए में रहती है बिटिया। अच्छा, कुछ लोग, लगता है रेगुलर वाले लोग, कुछ लोग नहीं आए हैं क्लास में। हाँ, तो मैं शेयर करूं? बताइए। तो 24 जुलाई अ, शाम को 7 बजे 1 मिनट। प्रणाम 24 जुलाई 2024, शाम को 7 बज के 1 मिनट, 701। हाँ ऋषिकेश। नंबर बताइए। मील नगर पे घुमा लीजिए। हम्म, आप लोग अपना अपना विचार व्यक्त करें। देखो ये प्रश्न दोबारा रिपीट करते हैं, थोड़ा मेरा आइडिया पीछे। प्रवीण प्रश्न कुमार ये जी, है प्रश्न कि रिपीट कर दीजिए। प्रश्न ये है कि जातिका की मदर ने पूछा है कि क्या मेरी जाति है कि बेटी की दूसरी जॉब लगेगी। अभी एक जॉब कर रही है, उसमें उनका मन नहीं लग रहा है, दूसरी जॉब चाहती है वो। ओम प्रकाश जी, आप ही इस पे पहले रोशनी डाल दीजिए, फिर लोग डालते रहेंगे। जी सर, नमस्कार सर। तो बेसिकली चेंज ऑफ जॉब के लिए इन्होंने कहा है, तो लगन से ही शुरुआत करेंगे। मेरा आधार ये रहेगा करने का कि सबसे पहले हम लग्न को देखेंगे, लग्न लग्नेश, और उसमें जो राशि है उसका विश्लेषण करेंगे।
फिर लग्नेश और कारियस के बीच में कोई संबंध है उसको देखेंगे। फिर चंद्रमा के साथ कारियस का कोई संबंध बन रहा है उसको देखेंगे। जनरली चंद्रमा का पोजीशन किस तरह का है वो भी देखेंगे। और यहाँ से अगर कुछ स्थितियां अच्छी बन रही हैं तो जॉब चेंज की संभावना बनेगी। सेकेंडरी हम देखेंगे, चतुर्थ हाउस जो है वो अगर फ्लिक्शन में रहता है तो जनरली जॉब और लगन अगर फ्लिक्शन में रहता है तो आदमी वहीं पर लगा रहता है जहाँ पे उसको रहना है, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम तीसरे हाउस का और 9वें हाउस का 12वें हाउस का भी थोड़ा सा स्थिति देखेंगे, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं लग्न की बात अगर हम करते हैं तो लग्न यहाँ पे राहु केतु एक्सिस पे है। एंड इसके अलावा कोई मेजर रिफ्लेक्शन लग्न के ऊपर नहीं है। लग्न के बगल में चंद्रमा और शनि है तो वो एक नॉर्मल घटना होगी। तो लग्न को बहुत ज्यादा यहाँ पे हम अफ्लिक्शन नहीं मानते हैं। लग्नेश और कारियस दशम को कार्य भाव का इसके लिए कारियस मान के ये दोनों तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और वहां पे मंगल के साथ इनकी स्थिति बनी हुई है जो कि बहुत अच्छा स्थिति में नहीं है। तीसरे हाउस में जाना भी जो है वो एफर्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम तृतीय के साथ दशम भाव का स्वामी बैठा हुआ है वो एक अच्छी बात है। लग्नेश तीसरे भाव में बैठा हुआ एफर्ट करने की बात कर रहा है तो एक तरह से जो है ये एफर्ट करने वाले इंसान भी हैं। और दशमेश का साथ लगन में उसमें जो लग्नेश की युति तीसरे हाउस में बन रही है ये युति ये बताता है ये आदमी लगातार परिश्रम करने में सक्षम है और लगातार परिश्रम ये कर रही हैं और उसके बाद इनको अथॉरिटी की प्राप्ति हो सकती है। फिर हमने लगन लग्नेश की दे दी कि यहाँ पर जो स्वभाव राशि पड़ी हुई है जो कि बिल्कुल सेंटर में है, 15 डिग्री के आसपास राशि है। तो ये अपने आप में सक्षम नहीं है बताने के लिए कि स्थिति किस तरफ जाएगी। ये दुविधा और दोनों तरह की बातें ये यहाँ पे कर रहा है। आगे बढ़ेंगे इसके अंदर फिर हम ये देख रहे हैं कि तो लगन लग्नेश की स्थिति से तो अभी पॉजिटिव लग रहा है कि इस तरह का चेंजेस हो सकता है। चतुर्थ भाव इनका बहुत एफ्लिक्शन में नहीं है क्योंकि इसमें एक तरफ गुरु शुक्र बैठे हुए हैं और चतुर्थेश का छठे भाव में चला जाना है लेकिन कोई डिस्टिंक्ट स्थिति यहाँ पे इनकी चतुर्थ भाव में नहीं दिखा रहा। इसका मतलब ये भी जो है चेंज करने की स्थिति को बता रहा है। चंद्रमा अगर देखें बुरी तरह से एफ्लिक्शन में है, 12वें भाव में है, शनि के साथ दृष्टि बनी हुई है तो ये बहुत अच्छी स्थिति चंद्रमा का नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इनको जो है मानसिक रूप से भी थोड़ा सा दिक्कत है और प्रश्न का बहुत ज्यादा सफल होने की संभावना थोड़ी घट सकती है बिकॉज ऑफ चंद्रमा की स्थिति से। चंद्रमा का बृहस्पति से कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है और कार्येश का लगन के साथ ये चूंकि एक ही ग्रह है तो हम उसको रिलेशनशिप नहीं मानेंगे। और तो ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पे बन के नहीं आ रहा है। पंचम भाव में सूर्य और शुक्र पड़े हुए हैं तो ये भी एक जो है षष्ठेश है और शुक्र होने के कारण ये अष्टमेश भी है तो पंचम भाव की स्थिति भी बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि अगर इनका जॉब चेंज होना होता तो 11वां भाव और 8वां भाव का भी कुछ प्रभाव इनके लगन के साथ होना चाहिए। 11th हाउस में भी कई बार देखा जाता है कि बहुत अच्छी स्थिति है तो अपने आप काम करने में सक्षम हो जाता है। वहां भी हम देख रहे हैं 11th हाउस पे शुक्र की और सूर्य की दृष्टि है, कोई बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। और जो है इसमें शनि 11th हाउस का लॉर्ड होके 12वें भाव में चले गए। चंद्रमा का पोजीशन अच्छा नहीं है, ये भी दिक्कत की बात है। एफर्ट ये बहुत करेंगे। अब इस कंक्लूड अगर हम इतने इसके बेसिस से करने की कोशिश करें तो हम ये देखें कि 11th हाउस बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, दोनों का 12वें में प्रभाव पड़ा हुआ है और कोई खास डिस्टिंक्ट रिलेशनशिप लग्नेश के साथ उसमें नहीं बन रहा है। तो ये काम के सफल होने के लिए तो मैं मना करूंगा कि संभावना नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल गुरु की जो स्थिति तृतीय हाउस में बना हुआ है ये इसको बहुत ज्यादा मेहनती बना रहा है। तो आदमी प्रयास तो बहुत ही करने वाले हैं लेकिन इस समय उनका जो डिजायर है कि मैं चेंज कर लूं ये सफल हो इसमें मुझे आशंका है। बीआरडी जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रश्न वो जॉब चेंज के लिए है। इस बैकग्राउंड में लग्न मीन लग्न है और जैसे ही अगले स्पीकर ने बताया है तो उसका डिग्री 14.4 यानी के बीच में है, इसलिए ये उभयोदय राशि होने पर भी स्थिर और चर के बीच में रहा है
दूसरी बात है, कार्येश और लग्नेश एक ही है गुरु, वो अपने मूल त्रिकोण से छठे भाव में है। इसलिए लग्नेश और कार्येश एक ही होने के बाद भी वो स्थिति अच्छा नहीं है। और गुरुजी वो चंद्र का रिलेशन लग्न के साथ या लग्नेश के साथ ठीक नहीं है। सो इस बैकग्राउंड में ये चेंज होने का चांसेस बहुत कम है, सर, लगता है मुझे। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। संजना रघुवंशी जी। जी गुरुजी। गुरुजी मीन लग्न है, उदयोदय राशि है, और लग्नेश और कार्येश, धनेश और भाग्येश, इनका कॉम्बिनेशन है थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस से हम परिवर्तन भी देखते हैं। तो मंगल की दृष्टि भाग्येश पे है, तो इसको तो हम अच्छा कहेंगे ना गुरुजी। और गुरु की दृष्टि भी भाग्य भाव पर है, नवम भाव पर है, और इसको भी तो हम अच्छा कहेंगे। और धनेश जो है वो भी गुरु के साथ बैठा है, गुरु जो कि कर्मेश है, लग्नेश भी है। तो गुरुजी ये युति तो मुझे अच्छी लग रही है, मतलब परिवर्तन तो दिख रहा है। मेरे हिसाब से इनकी जॉब तो लगनी चाहिए। डॉक्टर भारती बब्बर अनेजा। गुरुजी सादर प्रणाम। हम्म, गुरुजी सबसे पहले अगर हम लग्न पे दृष्टि डालते हैं तो लग्नेश और कार्येश एक ही है जो गुरु है। दूसरी बात, जो वो फर्स्ट लग्न है वो राहु केतु एक्सिस में है, और इसीलिए बहुत अधिक पीड़ित नहीं है, लेकिन फिर भी राहु केतु एक्सिस में है। और उभयोदय लग्न है, द्विस्वभाव आ गया, तो कहीं ना कहीं 14 डिग्री 40 मिनट का है, तो अगर हम चर भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी 50-50 चांसेस हो गए। फिर अगर हम बात करते हैं चंद्रमा की जो बीज रूप से है, तो वो अपने से, एक तो अपने से 8वां गया, दूसरा वो 12वें में गया, तो चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं हुई एक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम, चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अगर चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन जो युति बन रही है वो भी 12वें में बन रही है, लाभेश और पंचमेश की युति है। अगर ये लाभेश और पंचमेश की युति कहीं और बन रही होती तो शायद वो ज्यादा बेनिफिट देती। ओम प्रकाश जी ने एक बात कही थी, तो मुझे इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उन्होंने बोला था कि अगर 11th हाउस अगर शुभ प्रभाव में होता तो कहीं ना कहीं स्थिति पॉजिटिव होती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु की नवी दृष्टि है उसके ऊपर, और शुक्र की भी दृष्टि है उस पर, तो दो पॉजिटिव थिंग तो है अगर हम 11th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्योंकि दो ही सबसे अधिक शुभ ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, और दोनों की दृष्टि लाभ भाव पे है। तो कहीं ना कहीं लाभ भाव की स्थिति को हम अच्छा कह सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे युति की बात करते हैं, जो आपने मंगल और गुरु, यानी कि धनेश और कार्येश या धनेश और लाभेश, मुझे इसके 2 पॉइंट अच्छे नजर आ रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति को देखकर मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन धनेश और कार्येश या लग्नेश की युति को लगकर कर रहा है कि अधिक परिश्रम करेंगे, और ये मंगल और गुरु की युति जो है वो अच्छी है। और 11th हाउस पर सूर्य और गुरु और शुक्र का शुभ प्रभाव होने के कारण मुझे इनके चांसेस 50-50 नजर आ रहे हैं। और क्योंकि है भी द्विस्वभाव, तो एकदम से कंक्लूजन पे नहीं आ पा रही कि एकदम मना करने की नहीं होगा। दोनों तरफ से आधे आधे पॉइंट के हिसाब से लग रहा है कि 50-50 चांसेस है गुरुजी, ऐसा लगता है मुझे। ये तो 50-50 कर दोगी तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एक लाभ भाव की स्थिति अच्छी है गुरुजी, गुरु और शुक्र का शुभ प्रभाव आ गया। और अगर हम देखें कि धनेश लाभेश और पंचमेश का कॉम्बिनेशन है, युति है, लेकिन वो गलत भाव में बन गई शनि और चंद्रमा की, तो इसलिए ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। लेकिन हाँ, एक चीज है गुरुजी, अगर 50-50 नहीं बताना तो फिर मैं मना ही करूंगी, क्योंकि चंद्रमा का कोई शुभ प्रभाव नहीं है। ना चंद्रमा किसी भी तरीके से गुरु को देख रहा है, ना लग्न को देख रहा है, ना कार्येश पर उसकी दृष्टि है, ना कार्य भाव पे उसकी दृष्टि है, ना लग्न पे उसकी दृष्टि है, ना ही लग्नेश पर उसकी दृष्टि है। गुरु सेम ही है, लेकिन उस भाव पर भी हम कहेंगे कि चंद्रमा की दृष्टि नहीं है।
और अगर हम चंद्रमा को ही बीज रूप में मानते हैं तो फिर तो हम 50 में यही कहेंगे कि नहीं नहीं है स्थिति अच्छी। चलो बढ़िया है। अब थैंक यू। नीलम जी का ओपिनियन आना चाहिए। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी, इनका जो लगन है वो राहु केतु एक्सिस में है और उभयदेव राशि है, बट वही जैसे 14.4, तो वो पूरी तरह से ना चर है ना हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बीच में हो गया उसका राशि का, तो राशि का फल तो हम नहीं यहाँ से वो कर पाएंगे उसके हिसाब से प्रेडिक्शन। और लग्नेश भी और कार्येश भी दोनों गुरु है, और वो जाके वैसे देखें तो धनेश का और भाग्येश दोनों के स्वामी के साथ बैठा है, लेकिन ये तो इनके जैसे यही एक पॉजिटिव इसमें दिख रहा है थोड़ा सा, और जो 11वें भाव पे। लेकिन अगर हम नेगेटिव उससे हिसाब से जब देखने लगते हैं, तो पहला तो जो लग्नेश और राहु केतु एक्सिस में है, लग्नेश और कार्येश का कहीं पर कोई भी आपस में युति नहीं बन रही है, और चंद्रमा जो बीज है वो भी जाकर 12वें घर में बैठा है, और ना लग्नेश पे किसी की पॉजिटिव दृष्टि है ना कार्य पे, बल्कि जाके मंगल की भी नेगेटिव दृष्टि जैसे आ रही है जो कार्य भाव है 10वें पे। तो उन हिसाब से देख के लग रहा है कि ये चाह रही हैं, बट इनका होगा नहीं, इनका नहीं होगी जॉब चेंज गुरुजी मेरे हिसाब से देख के। थैंक यू गुरुजी। जी हाँ, ब्रह्मदत्त जी। पूरी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। पूरे मीन लगन की पत्रिका है और लग्नेश और कार्येश गुरु है। ये द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं मंगल के साथ। ये केतु की मित्र दृष्टि है और शनि की शत्रु दृष्टि पर पड़ रही है, इसलिए गुरु पीड़ित नजर आ रहे हैं। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा भी पंचमेश है, वे स्थान में शनि के साथ, और कोई लग्नेश कार्य तो एक ही है, इस मंत्र की तरफ कोई बात नहीं हम कर सकते। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए भी एक कम संभावना नजर आती है। धन्यवाद। प्रेम प्रकाश जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। लग्न में राहु और केतु है और लग्न पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, ना ही चंद्रमा का लग्न पर कोई स्वभाव है, कोई शुभ प्रभाव है। प्रेम प्रकाश जी एक शिकायत करेंगे, ये नहीं है कि आप इतना ही जानते हो, आप इससे अच्छा जानते हो लेकिन आप बोल नहीं पाते, ठीक है ना, क्योंकि आपने बोलने की आदत नहीं डाली। तो आप जो भी है, सही है गलत है, जो समझ में आता है वो बोलिए। बोलेंगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा, और अगर बोलने में हिचकिचाहट होगी, हेजिटेशन होगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, आप जानते हुए भी जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। जी विजय पत्रिकार जी। जी, बोलिए। ये चंद्रमा द्वादश स्थान में शनि के साथ है, शनि वक्री है, इस वजह आपका से सिग्नल बहुत वीक है विजय इनके जो पत्रिकार मन जी। की जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं होगी, और लाभेश जी अब ओम आ रही प्रकाश क्या जी, बात आप आवाज नहीं आ रही है आपकी, विजय पत्रिकार जी रहने दीजिए। ओम प्रकाश जी, और कुछ बोलना चाह रहे हैं आप। हाँ सर, एक पॉइंट था ये चंद्रमा का, ये इस साल बन रहा है यहाँ पे गुरु के साथ, तो ये एक पॉइंट हो गया कि एक तरह से लग्न का कार्य के साथ रिलेशनशिप बन गया। तो ये एक थोड़ा सा मतलब जो बिल्कुल रिलेशन नहीं बन रहा था, एक दिख रहा है बहुत क्लियर कट इस साल बना हुआ है, एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन चंद्रमा चूंकि 12वें भाव से बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा इसका प्रभाव नहीं रहेगा।
इसलिए अभी भी जो है निगेटिव ही है, बट एक पॉइंट छूट गया था, इसको भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। चलिए ठीक है, बताइए प्रवीण कुमार जी, आपका ओपिनियन क्या है? गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, मैंने तो उनको कहा है कि कठिनाई से होगा लेकिन टाइम लग के कार्य हो जाएगा। मैंने इस बेसिस पे कहा है। सबसे पहले हम लगन को देखते हैं, तो लगन में सौम्य राशि है जो एक पॉजिटिव साइन है। फिर उभयोदय राशि है जो ये दर्शाता है कि कार्य तो हो सकता है लेकिन कठिनाई से हो सकता है। फिर लगन की डिग्री इसमें 25 डिग्री है, तो जो उभयोदय राशि है ये चर राशि की तरफ जा रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। फिर दूसरा हम जॉब चेंज के लिए देखते हैं कि लगन का कोई छठे से या 12वें से संबंध तो नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। छठे से संबंध तो नहीं बैठ रहा, लेकिन 12वें में चंद्रमा बैठ के लग्नेश से इस साल कर रहा है, तो 12वें का थोड़ा रिलेशन आ रहा है कि इससे मतलब दास्ता स्वीकार हो रही है। दूसरा, हम जॉब के लिए तीसरा और नौवां भाव देखते हैं, तो यहाँ पे नौवां भाव का भी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है लगन के साथ, और लग्नेश के साथ तीसरे का भी दिख रहा है। हालांकि लग्नेश का नवम का संबंध बन रहा है तीसरे भाव में, तो ये मुझे इस केस में बहुत पॉजिटिव लगा गुरु जी। और मुझे सिर्फ डाउट ये लगा कि एक तो चंद्रमा द्वादश में है और लगन पे कोई बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मुझको वो लगा, इसलिए मैंने उनको कहा कठिनाई से कार्य हो सकता है। फिर मैंने देखा बुध इनका जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो छठे घर में बैठा था, तो मैंने कहा कि लगभग साल भर लग सकता है लेकिन काम हो जाएगा, इनको प्रयत्न करता रहना चाहिए। मैंने गुरु जी इतना ही बोला इनको। थैंक यू। रवि कुमार जी। प्रणाम सर। सर प्रणाम। जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये जो प्रश्न है, जो 5th और 11th लॉर्ड का जो कनेक्शन हुआ है सर 12th हाउस में, और दूसरा राहु जो कि एक फॉरेन प्लैनेट है जिसका प्रेजेंस है लग्न में, बाकी सब तो बढ़िया है जैसे लोगों ने बताया। इसका हम ये कह सकते हैं कि अगर एमएनसी या फॉरेन कंपनी में प्रयास करेंगे तो वहां पे हो जाएगा और अच्छा होगा। चलिए बढ़िया है। एक तो सबसे पहले आप लोगों ने जो गलती किया है, वो गलती क्या किया है कि राहु का जो डिग्री है ना, इसको लगन का डिग्री मान लिया। ठीक है। हमने कहा हुआ है कि लगन की डिग्री यही माने, जो 25 डिग्री 35 मिनट है ये माने, तो लग्न अब चर की ओर हो जाएगा और चंद्रमा स्थिर में है। लग्नेश कार्येश का संबंध देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ परिवर्तन की बात है, तो इसीलिए, क्योंकि स्थान परिवर्तन मतलब कोई यात्रा नहीं है, तो इसीलिए तीसरे और नौवें को हम नहीं लेंगे। प्रवीण कुमार जी आपको भी बता रहे हैं, क्योंकि किसी भी लेकिन सर प्रकार की अभी यात्रा की बात हमसे नहीं पूछा गया है, हमसे जॉब चेंज के बारे में पूछा गया। तो हम समझ सकते हैं कि जॉब चेंज के लिए 10वें स्थान को ही ले लेंगे, और अगर आप लोग ज्यादा बहुत व्यवस्थित तरीके से चलेंगे तो फिर 8वां 11वां तीसरा और छठा लीजिए, इसमें से जिसको सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो एकादश को, लग्न से एकादश को सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं, दशम से एकादश को सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो लग्न का एकादश जो है वो शनि है, वो चंद्रमा के साथ हो गया और द्वादश में चला गया, तो कोई फल निर्मित नहीं हुआ। और शुक्र है, वो लग्न के साथ या लग्नेश के साथ कोई संबंध नहीं बना रहा है, ऊपर से छठे के स्वामी के साथ संबंध बना रहा है, इसीलिए यहाँ शुक्र भी तैयार नहीं। और जब द्विस्वभाव राशि में भी कोई मीन राशि बोल दे, तो सबसे पहले ही आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि यह असमंजस की स्थिति है। यहाँ स्ट्रेट आंसर बहुत मुश्किल है, क्योंकि लग्न चर राशि की ओर है, तो हो सकता है कि वर्तमान समय में कोई परिवर्तन न हो, भविष्य में परिवर्तन होने की संभावना है। वो भी सिर्फ मंगल और गुरु का रिलेशन है, इसीलिए वो परिवर्तन चाहती है और
चाहे उसी स्टेट में हो जाए या किसी दूसरे स्टेट में हो जाए, जब ऐसा विचार रखेगी कि कैलिफोर्निया में है, अब हमको पेंसिल्वेनिया जाना है, तो हम उसके लिए तैयार हैं, तो आगे चल करके कुछ योग बने। लेकिन वर्तमान समय में हमारे तरफ से तो मना है। ठीक है ना कुमार प्रवीण जी? जी सर। सर जो आपने बताया था कि हमारा दूसरा मालिक होगा नहीं होगा, तो उसमें तीसरे और नौवे का रिलेशन बताया था क्योंकि, तो उसको दूसरा मालिक होगा कि नहीं होगा, उसके लिए छठे का भी रिलेशंस बताया है। जी, छठे और ठीक है 12वें का ना? बताया था 10। जी छठे का भी बताया, चौथे का भी बताया है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना? जी सर। हमको प्रश्न में ज्यादा घालमेल नहीं करना, उसको जॉब परिवर्तन चाहिए। और आप लोगों को आज के बाद गलती नहीं करेंगे। आप लोग ये राहु की डिग्री से ना मीन राशि का डिसाइड कर रहे थे, मैं तो उसके लगा नहीं लिए देखी थी बिल्कुल। ये वाला डिग्री लेंगे 25 35। ठीक है ना? जी सर। आप लोगों में से और किन्हीं का प्रश्न कोई हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। गुरुजी एक थोड़ा सा एक कुंडली थी, वो थोड़ा सा पराश्री का है, बस आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। एक हमारे रिलेटिव है, वो जर्मनी में है, और उसकी मदर इन लॉ उसको बहुत परेशान करती हैं, बहुत ज्यादा। कुंडली नहीं है गुरुजी अभी मेरे पास, तो मैं ये देखना चाह रही थी, आज रात को आएगी। तो बेसिकली मैं 8th हाउस का देखूं कि ससुराल पक्ष देखूं या सफल मैरिज के सूत्र देखूं, किस हिसाब से कुंडली देखूं, ये मैं सोच रही थी कि कैसे देखूं। मतलब अभी वो 1 मंथ के लिए इंडिया आई है और फरीदाबाद आई है, और उसके पेरेंट्स रहते हैं सोनीपत। अब उसकी डॉटर को उनसे मिलने भी नहीं दिया गया, तो वो डिटेल्स भेजेंगी। तो मैं क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू उसमें देखूं? 8th हाउस देखूं जो ससुराल पक्ष होता है। हस्बैंड अच्छा है लेकिन मदर से डरता है बहुत ज्यादा, तो वो कुछ हेल्प नहीं कर पाता, तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था गुरुजी। बताओ, जर्मनी चला गया, हिटलर से नहीं डरा? तो वो हम और रिलेटिव में ही है। नहीं नहीं, तो मैंने कहा कि हाँ, जर्मनी चला गया, हिटलर से नहीं डरा और मदर से डरता है, तो मतलब वो कहते हैं क्या कि कहेंगे? मदर कहे कि दिन है और रात हो रही होगी तो सब कहेंगे दिन है, इतना मतलब वो हाँ। खुद ही अपने आप में हिटलर है। तो अब उस लड़की की हम्म, कुंडली आएगी मेरे पास, तो मैं क्या क्या पॉइंट ऑफ करके उनको बताऊं, ये उसको पूछना चाह रही 10वां थी। देख लो। सबसे पहले मदर इन लॉ को 8 से नहीं 10 से देखते हैं। ठीक है ना? ठीक है तो गुरु उस जी। लड़की के पत्रिका से 10वां देख लो, उसके बाद तो कुटुंब स्थान देखते ही देखते हैं। ठीक है ना? तो और गुरु क्या जी इन ससुराल। इन लॉ सुन तो लो ना, इन लॉज के लिए भाव तो 10वां देख लिया, दाता ग्रह कौन सा देखें? ठीक है ना? तो दाता ग्रह के रूप में चंद्रमा को ही देखो। ठीक है? जी। तो इसी दोनों को देख करके पता लगाने का प्रयास करो। और तीसरे में ससुराल पक्ष देख सकती हो, जिसको 8वें से देखना चाहिए। ठीक है ना? तो जी पहले गुरु में चूंकि प्रॉब्लम भी मदर इन लॉ से है, जी। तो मदर इन लॉ मतलब हस्बैंड अगर सप्तम है तो उससे चतुर्थ मदर इन लॉ है, तो वो हम 10वें से देखेंगे। ठीक है और गुरु जी। दाता ग्रह के रूप में इन लॉज को भी हम चंद्रमा से ही लेंगे। मदर इन लॉ है तो चंद्रमा ही मान लो, है जी। ना? कई लोग बोल देते हैं कि सब जितने भी इन लॉज हैं सबको राहु केतु से देखना चाहिए, तो ऐसा हम तो नहीं कहेंगे, समझ गए? तो चंद्रमा से देखना है। और जी। अष्टम जब देखने के लिए जाओगे तो अष्टम में दिक्कत हो या ना हो, ठीक है ना, लेकिन उसके जी। 10वें स्थान से ही तुमको प्रॉब्लम नजर आ जाएगा। वो सबसे ज्यादा। और कोई अगर नहीं है, बहुत जर्मनी में रहती है, आई है, तो अपने माँ बाप से भी मिलेगी, काहे नहीं मिलेगी भाई? ये कौन सी बात हो गई? नहीं अब वो माँ बाप घर गए। जर्मनी चले, नहीं वो माँ घर बाप गए जर्मनी चले जाए। फरीदाबाद। हाँ। वो फरीदाबाद में उनको मिलने नहीं दिया, मतलब अजीब सा है पेरेंट्स का, तो फिर अजीब सी स्थिति हो गई। ऐसे भी तो लोग आजकल हैं, तो उनको सैल्यूट करना चाहिए। बहुत हद है, मेरे को तो सुन के ही लगा। हम हाँ। प्रयास करते हैं गुरुजी, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर क्लास में डिस्कस करेंगे उनकी कुंडली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है गुरुजी, थैंक कुमार यू। प्रवीण जी बताइए आपका क्या प्रश्न गुरु है। जी मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें फिर सबसे पहले हम छठे से रिलेशन देखेंगे, अगर बन रहा है तब आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे तीसरे या नौवे से बन रहा है नहीं बन रहा संबंध नौकरी हाँ चेंज के कर क्वेश्चन में, लीजिएगा। हाँ क्योंकि हाँ इस तरह के हाँ क्वेश्चन कर गुरु जी लीजिए। बहुत आते हैं नौकरी वाले ना। हाँ कर लीजिएगा, और नौकरी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं तो उस चैप्टर को भी दोबारा से पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए। क्योंकि और अभी मैंने खोला गुरु जी उसमें लिखा हुआ है कार्येश अगर लगन जी कार्येश हमेशा पहले प्रथम दृष्टया दशम स्थान ही होगा। ठीक है, जी उसके गुरु जी, बाद जो आप बताइए अब क्या पढ़ के सुना रहे थे। यदि लगन का स्वामी बकरी हो अथवा तीसरे और नौवे स्थान में स्थित ग्रह से इस्ताल करता हो तो पसंदकर्ता का अन्य स्वामी होगा, ऐसा कहें। हाँ, तो वो क्या हो गया, अब तो उसका अन्य स्वामी हो जाएगा तो स्थान बदल गया, तो समझ जॉब गए चेंज तो ना। हो गई गुरु जी फिर वो। हाँ जॉब चेंज भी हो गया, लेकिन स्थान भी बदल गया ऐसा कह देंगे। ठीक है ना। तो वो जॉब चेंज का ही यहाँ क्वेश्चन था पे, ना गुरु हाँ यहाँ पे जी। हम समझ गए आपकी बात को कि जॉब चेंज के ही प्रश्न में है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि उसका स्वामी बदल गया। यहाँ अब उसको जी जॉब चेंज के रूप में ले सकते हैं, सही है। बाकी और बताइए क्या लिखा गया है। इसके बाद लिखा हुआ है, यदि लग्नेश केंद्र में बैठा हो चौथे के स्थान के स्वामी से पूर्व ग्रह दृष्टि से देखते हो तो कोई स्वामी नहीं हो, मतलब जिंदगी भर कोई स्वामी नहीं होगा। हाँ एक ही दूसरा घर में काम करना पड़ेगा। और जी, और एक ये लिखा हुआ है सबसे पहले लिखा था कि लगन स्वामी यदि केंद्र में हो और छठे या 12वें स्थान के स्वामी के साथ इस साल ना करता हो तो अन्य स्वामी नहीं होगा। तो मतलब ये प्री कंडीशन हाँ होगी, छठे 12वें से रिलेशन होना ही होना चाहिए, कहने का मतलब ये है सर। हाँ हाँ, उसके यही बाद कहा फर्दर था इन्वेस्टिगेट। मैंने कि छठे से अगर हाँ संबंध रखते हुए आप देखेंगे तो वहां पे नहीं परिवर्तन होने का संकेत मिलेगा। ठीक है ना, चलिए अच्छा है। थैंक यू। ब्रह्मदत्त जी बताइए क्या प्रश्न है। हाँ जी गुरु जी, यहाँ हम दशम से दशम भी देख सकते हैं और गुरु से दशम ना देख सकते हैं नहीं दशम। नहीं ना, यहाँ डांस नहीं करना है। ये ठीक है। प्रश्न, ये सब चीज जो है D1 चार्ट पे चलेगा, यहाँ नहीं। ठीक आज है मुझे ठीक। पता चला, मैं क्योंकि इतना मीडिया में नहीं आता है तो नहीं जानता हूँ, ये जो हरिद्वार से यात्रा निकलती है ना, इसमें ना ये डीजे का कंपटीशन होता है, जी और वो मेरठ में होता है। और उसका जो है सो, तो आज हमारी बेटी बता रही थी 40 बेस पे बजाता है पप्पा, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का डीजे 2-2 आता है। ये करोड़ के देखो, डीजे है गुरु जी। तो ये जनरेटर जितना बड़ा अपने सोसाइटी में लगा हुआ है ना, एक इतना बड़ा जनरेटर लेकर के चलता है, लोग स्वयं का ट्रांसफार्मर रखता है, तब डीजे इतना शोर मचाता है कि दूसरे के घर का खिड़की का शीशा टूट जाए। ये लोग धर्म के नाम पे बहुत आतंक करता है। अगर ठीक है गुरु ना। डीजे बज रहा है और अपनी गाड़ी पास से लेकर चले गए ना आप सड़क पे से, तो गुरु जी हार्ट अटैक के चांस हो जाता है, पूरा पूरा चांस रहता है हार्ट अटैक का गुरु जी, इतना इतना तेज फ्रीक्वेंसी रहती है उसकी। हाँ तो अब वो सुनते हैं मेरठ में जो है सो उसका प्राइज वाइज वितरण होता है, कुछ को फर्स्ट प्राइज मिला, किसको सेकंड प्राइज मिला। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, हम तो देखते थे डीजे बजा के लोग जाता आता है, भागता दौड़ता है, एक इंटरटेनमेंट है। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा बवाल है। और आयोजनकर्ता को भी देख लीजिए, जहाँ आयोजन करता होगा वो हजारों लोग बहरे हो जाएंगे उसमें डीजे की आवाज में, और बेस जितना बढ़ेगा वो तो धड़कन बढ़ा देता है। हम तो डीजे के पास से नहीं गुजरना चाहते हैं। ठीक है ना। और चलिए, बहुत कुछ लगता है कि इतना, जबकि देखते रहते हैं समाज, लेकिन बहुत कुछ जो है ना, सब कोई इसको अगर रियल में करे तो निश्चित रूप से ये गलत काम है। आप अपना इंटरटेनमेंट के लिए बाजा बजाओ जितना बजाना है। अब इतना हैवी हैवी डीजे बनवा बनवा करके, करोड़ करोड़ खर्च करके, और 10-10 कदम दौड़ते रहते हैं, 100-200 लोगों का भीड़ रहता है। ठीक है ना। और वो बता रहे थे कि पापा ये लोग सब नशेड़ी सब होता है, जितना बड़ा बड़ा डीजे वाला सब होता है, ये ये सब कोई अच्छा आदमी नहीं होता है, सब नशेड़ी होता है। वो पूरा रास्ता जो है सो भांग और गांजा पीते रहता है, ये लोग यही काम करता है। तो मोटरसाइकिल पे तो साइलेंसर निकाल के चलते हैं सर, इस बार बैन लगा दिया, बहुत चलान कट रहे हैं, साइलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल चलते हैं।
तो मतलब जो मेरी मर्जी, जैसे मैं जाऊं ऐसे नहीं। हमारे यहाँ सुल्तानगंज से जल उठता है और क्या नाम कहते हैं, देवघर में जाता है। 120 किलोमीटर का वो यात्रा है, मोटा मोटा, है ना। और 120 किलोमीटर में कोई डीजे लेकर के नहीं जाता, और नॉन स्टॉप जल भी जाता है, वो एक ही आदमी लेकर के जाएगा। 120 किलोमीटर में वो रुकेगा नहीं। तो जिसको डाक बम उसको बोलते हैं हम लोग अपने यहाँ। तो जो डाक बम होता है ना, तो वो 2 4 6 महीने पहले से वो प्रैक्टिस करते रहता है दौड़ने का, कि वो कई घंटों तक, 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा तक वो दौड़ते रहता है। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस भी करता है और कुछ बाबा की कृपा भी होती होगी। और एक टॉर्च रहता है हाथ में, क्योंकि रात में ही निकलता है, दिन में गर्मी में ज्यादा निकलता नहीं। और 2 बॉटल होते हैं जिसमें जल होता है, उसके पीठ में बंधा होता है। हाथ खाली होता है, कुछ नहीं होता है। कई लोग हाथ में डंडा ले लेते हैं कि बाद में उनको दिक्कत होती है, तो डंडा के सहारे वो पहले तो वो हल्के कदम कदम ताल करते हुए दौड़ता ही है, मतलब उसको जॉगिंग बोल सकते हैं। जॉगिंग करते हुए चलता है और कहीं नहीं रुकता। अगर वो थोड़ा सा लड़खड़ाता है तो कई बम जो नॉर्मल कांवर लेकर के जाते हैं बम, वो उसको अपने कंधे का सहारा देकर के 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उसको लेते जाते हैं। वो लटकते हुए चलता है, धीरे धीरे पाँव रखता है, तो उसको कुछ फिर हिम्मत बनता है। वहां कोई इस तरह का जो है सो डीजे वीजे नहीं बजता। हाँ, आप रुके हैं कहीं पंडाल में रुके हैं, तो कोई कलाकार आ गया है, तो रात में जो है सो भोला बाबा का जो है सो गीत संगीत हो रहा है, आप वहाँ आनंद लीजिए। लेकिन इस तरह का धूम धड़ाका नहीं होता है, पता नहीं। तो इस बार जब हम डीजे वाला कहानी सुने तो हमको भी लगा कि जो है तो कि कुछ तो गलत होता है। ठीक है, अब बाबा के भक्त बहुत हैं, भांग गांजा तो पीते ही रहते हैं, सर ऐसे ऐसे बंदे भक्तों कम है, को। लेकिन रियल वाले बहुत जाते हैं, एक एक क्विंटल वजन लेके चल रहे हैं सर, आप इतनी गर्मी उमस में, और मतलब लाइन हाँ, लगा के चल रहे हैं, बहुत मतलब टिपिकल जो जो है सर, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, कोई जरूरी भी नहीं है 1 1 क्विंटल वजन लेकर के चलना। क्यों आप जान दे रहे बस हो भाई? वो है ना। हरियाणा वाले हैं सर, मुझे कौन मना हाँ, करेगा उनको। हाँ। ये भी आप मानते बात हैं सही है हरियाणा वाले? कि हरियाणा वाले बात किसकी गुरु जी सुनते हैं। एक जो बहुत वायरल हो रहा है एक वीडियो, एक कोई लड़का हाँ, है, उसकी लव मैरिज हुई है, 5 6 हाँ, साल कोर्टशिप के बाद पेरेंट्स राजी नहीं थे, वो 101 लीटर जल लेकर चल रहा है, भिवानी का है वो, हरियाणा वाला वाकई है, वो थोड़ा हरियाणा वाले सटकले टाइप ना, और वो चल हाँ। रहा है। अच्छा। और गुरुजी एक बात और, मेरे हंसी नहीं रुक रही आपके उस प्रश्न पे कि मदर इन लॉ राहु केतु से देखें, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं गुस्सा होती हूँ तो राहु लगती हूँ, पूजा करती हूँ तो केतु, तो मैं राहु केतु, मदर इन लॉ को कैसे राहु केतु से कोई बोल सकता है? हाँ, मतलब ये मतलब ये जज्ब नहीं हो रहा हमारे अंदर कि वाकई मदर इन लॉ के राहु केतु होते हैं। कुछ भी बोल देते हैं लोग। अभी बहुत गलत बात है गुरुजी, ये अनादर है, हम अनादर है हमारे धर्म का, और धर्म का क्या? ग्रहों का अनादर है। मतलब हाँ। एक स्त्री को आप राहु केतु कल बना दीजिए, कल कुछ भी कह कल दीजिए। परसों अपने क्लास में ही किसी ने चौथे स्थान पे क्या देखने के लिए बोल दिया, पता नहीं। हाँ, व्यय जो खर्चा जो है ना, तीसरे से देखेंगे। अब खर्चा आप तीसरे से कैसे देखिएगा, हमको नहीं समझ में आया। वो बोला गुरु जी हम यूट्यूब में सुने हैं ऐसे। भाई भाई, यूट्यूब में तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, अब सुन करके तुम खर्चा हमसे कहोगे कि तीसरे से देखिए, तो ये तो संभव नहीं है। ठीक है ना। ये कोई शर्ट पैंट का पॉकेट नहीं है कि ऊपर वाले में भी पैसा है, नीचे भी पैसा पड़ा हुआ है, कहीं से भी खर्चा करो। ठीक है। गुरुजी तो अभी आपने पता बोला नहीं। ना डांस, तो वो व्यय का व्यय देख रहा है उससे, हाँ, में से तीसरा वहां से देख रहा होगा। पता नहीं व्यय का व्यय कहाँ है। व्यय का व्यय तो लगन हो जाएगा ना, 12वें से 12वां। हाँ 12वें से 12वां नहीं लग्न गुरुजी, हो 12वें जाएगा। से चौथा सुख, जो कहते हैं ना सुख वाला। अच्छा, तो पैसा खर्चा करने का सुख वहां से देखेगा ना, तो हाँ पैसा खर्चा कहाँ से देखेगा। चलिए ठीक है। जी। तो चलिए, दुर्ग संबंधित प्रश्न। दुर्ग मतलब किला होता है, अब वो भी उसी तरह से मिलता जुलता है। हम संक्षेप में बात कर लेके आगे निकल जाएंगे, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना।
और सुनीता जी कभी भी कमजोर होने का कोशिश नहीं करना है। नहीं समझ में आएगा तो हम हैं, एक नहीं 3 क्लास में बैठ के समझेंगे, समझेंगे जरूर, ठीक है ना। इसीलिए लगे रहिए, ठीक है ना। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो अगर लगातार प्रयास करते रहिएगा तो शिला पर भी निशान पड़ेगा, अर्थात पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ता है, ऐसा हम लोगों ने देखा है। तो हम लोगों का भी मिशन पूरा होगा, चिंता मत कीजिए। बस आपका आशीर्वाद। हाँ, कहता है कि दुर्ग संबंधी प्रश्न में पहले जो हमने बताया था कि लग्न में यदि क्रूर ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, तो जो स्थायी होता है उसका विजय हो जाता है। तो दुर्ग का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? दुर्ग मतलब समझते हैं क्या होता है? किला गुरुजी। किला किला अभेद्य गुरुजी। किला। किला, बिल्कुल सबको आता है। कुमार प्रवीण जी, ओम प्रकाश जी, कोई प्रश्न रह गया है तो पूछ ही लीजिए, फिर आगे बढ़े। हाँ सर, एक है। एक आप पूछे प्लीज, हाँ, कंटिन्यू प्लीज। यस, मेरा प्रश्न है कि जो ये प्रवीण जी कह रहे थे तीनों में, इसको क्या हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर चेंज की बात है कि जॉब चेंज होगा, तो प्राइमरी हाउस हमने 10th भाव लेना ही है लग्न के साथ, जैसा अभी हमने देखा रिलेशनशिप वगैरह देखा। उसके बाद अगर दूसरा प्रश्न या हम उससे समझने की कोशिश करें कि ट्रांसफर में आप क्या समझ रहे हैं, आपका इंटरसिटी होने वाला है, स्टेट छूटने वाला है, घर बदलने वाले हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटर डिपार्टमेंट में एक ही जगह रह के घर बदले, एक ही सिटी में बदल ले, तो तीसरा भाव तो आ ही नहीं रहा वहाँ पर पिक्चर में। हाँ, तीसरा और नौवां नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जो है ना, शास्त्रकार का संदर्भ है कि आप जिसके साथ चल रहे थे उससे उसका बदलाव होगा, लेकिन बहुत हद तक हम अब तो क्या है, बताया तो गया है, लेकिन आप भी तो एक विद्वान ज्योतिष आप बने ना। ये जी सारा चीज अब जब हम छठ पंचाशिका की बात करते हैं, प्रश्न दीपक की बात करते हैं, तो ये सब ताजिक नीलकंठी के बाद बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा लिखा गया छोटा छोटा पुस्तक है, बात को समझिएगा। उन्होंने अपने समझ से इसको लिखा है कि तीसरे और नौवें से जब हम परिवर्तन देखते हैं तो जॉब के संदर्भ में क्यों नहीं माने, लेकिन हम इसको नहीं मान करके चलते हैं, और हम ज्यादातर वही विचार रखते हैं कि छठे से संबंध रहे, 12वें से संबंध रहे तो आपका चेंज नहीं होगा, केंद्र में जो बताया अभी, तो उसके लिए उसको ही देखना ज्यादा उचित होगा, ठीक है ना। जी जी सर। एक सर इसमें अगला है कि जैसे विचित्र प्रश्न है कि एक ने बोला कि जी मैं किस कलर का गाड़ी खरीदूं। अब ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब, और दूसरा इससे कनेक्टेड, जैसे आपने कल बताया था कि हम प्रत्यंतर दशा प्राण दशा तक जाते जाते एक दिन का इवेंट भी देख सकते हैं। तो इतने लंबे चेन में फिर हमें वो क्या देखना पड़ेगा? अगर आज मुझे बॉस से डांट पड़ी, तो ये चीज जो है ये अंत में प्राण पे जाके हमको दिखाएगा, और बीच के चेन तो होंगे नहीं, कहीं अच्छे ग्रह के रहेंगे, तो उसको किस तरह से हम लोग देखते हैं? ये दो ए और बी पार्ट है सर। हम्म, फिर से बोल दीजिए। जी, पहला सेकंड जो मैंने पूछा कि अगर हर इवेंट को हम जन्म कुंडली से देख सकते हैं, तो अगर कोई इवेंट है हो रहा है जो एक दिन का उसका टाइम पीरियड है, उसका हमको देखने के लिए ऑब्वियसली प्राण दशा को हमको देखना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले अंत महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, ये सारे जो चेन बनते हैं, तो ये सब तो मान लीजिए फेवरेबल हो सकते हैं, लेकिन लास्ट का प्राण दशा है वो जिसको इंडिकेट कर रहा होगा, क्या वही उस दिन की घटना हमारी होगी? अगर डेट ऑफ बर्थ सही है तो वही होगी, अन्यथा ट्रांजिट से सहायता लें। जी। अच्छा, ट्रांजिट में वो ग्रह जिसकी दशा आ रही है अगर वो एफ्लिक्टेड है और एफ्लिक्टेड नहीं है, बताते हैं। जी ट्रांजिट में सबसे पहले ये समझना है कि जो लग्नेश है वो किस भाव से गोचर कर रहा है, या जी चंद्रमा किस भाव से गोचर कर रहा है, क्या प्राण दशा में आने वाला ग्रह उससे संबंध बना रहा है,
यदि संबंध बना रहा है तो वो घटना उस दिन घटेगी, उसी प्रकार की घटना होगी, बिल्कुल इसका संभावना बहुत अधिक होता है। ठीक है ना। समझ गया। भगवान शक्ति दे, है ना। तो बहुत लोगों का आ गया कि गुरु जी गोचर ना आप है बहुत बड़ा, लेकिन आप बहुत कम समय में उसको समझा देते हैं। तो ये बात भी सही है कि मेरा कोशिश रहता है कि मैं कम समय में समझा दूं। कोशिश कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए, जो कह लीजिए। डिजाइन किया है कोर्स का, तो डिजाइन में नहीं किया, तो ऐसा डिजाइन किया है कि सब चीज आ भी जाए और जो सेल्फ प्रैक्टिस करे उसको कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन लोग सोचते हैं कि ना अब हम अपने से कुछ न करें, जो करना है वो गुरु जी करें और करा दें तो अच्छा है। उसकी वजह से क्या हुआ, देखिए ना, समय भी जाया हो रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो 2,500 रुपया लेकर के मैंने मैरिज वाला पढ़ाया, वो अस्कुट गुण मिलान वगैरह। 4,000 रुपया फी रख करके करियर पढ़ाया, बात समझिएगा। अभी ये 11,000 फी रख करके ये जेमिनी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। ये सब दबाव में आकर के होता है, तो कभी आगे दबाव में जो है सो गोचर आएगा, तो गोचर के लिए मन बना रहा हूँ। क्योंकि ये हाँ, जो ये सर छह रिक्वेस्ट महीने है तो आपसे। 6 महीने का कोर्स आएगा, ये भी 2 दिन चलेगा, तब जो है सो पूरा मजा आएगा, तो देखा जाएगा। इसीलिए कि भगवान शक्ति दे, क्योंकि कोर्स जितना होता है ना उसी के बाद समय नहीं मिलता। ये देखिए ना, जैसे आप लोगों का अभी ज्यादा कोर्स बढ़ गया है, तो आप हमको 2-2 घंटे 2-2 क्लास देना पड़ता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर तो छोटा, कहते हैं, हाँ बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूँ सर, इसमें सर छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है जो अभी तक समझाओ। इसका मतलब अगर छठे या 12वें से संबंध बन गया तो उसने दास्ता स्वीकार कर लिया, मतलब दूसरी जॉब का क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। जी ये ठीक बात है हाँ। गुरु जी? दूसरा, हाँ दसम दसम को अगर यूनिवर्सल कार्य माने हम हर चीज में देखें, तो अगर हम नौकरी के केस में देखते हैं दसम भाव बहुत पीड़ित लग रहा है, तो पीड़ित लग रहा है तो इसका मतलब कि वो बहुत परेशान है, जॉब चेंज करना चाहता है जहाँ तक कुछ इस तरह हाँ, समझे। जॉब करना चाहता ही चाहता है। दूसरा देखिए कि लग्नेश और दशमेश का संबंध हो, लग्नेश लग्न चर राशि में हो, चंद्रमा भी चर राशि में हो, तो ऐसे स्थिति में चर राशि में हो, शीर्षोदयी हो, लग्नेश का दशमेश के साथ या चंद्रमा के दशमेश के साथ इत्तेसाल हो, तो ये सब पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जैसे कि ओम प्रकाश जी ने बताया कि गुरु जी ये चंद्रमा गुरु से इत्तेसाल करता है, तो वो 12वें स्थान से इत्तेसाल नहीं देखना है। ठीक है ना। जी जी गुरु। हम लोग छठे 8वें 12वें से इत्तेसाल नहीं देखेंगे, ऐसा हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है। ठीक है, तो उसी को मान करके चलेंगे। ये तो वैसे तो भी गुरु जी इसमें 12वें से संबंध बन गया लग्नेश का, तो वैसे ही खत्म हो गया काम। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इतना गुरुजी अगर वो हम लोग इतना यदि हम लोग देख लेंगे तो हम लोगों का काम चलेगा। हाँ बोलो। थैंक यू गुरु। गुरुजी वो आप रंग वाला भी हमें क्वेश्चंस आते हैं कि किस रंग की गाड़ी लें, तो वो कैसे देखेंगे, अरे प्रश्न से या ब्लैक रंग की गाड़ी लें, मोदी जी से चलता है। अभी नहीं देखो गुरुजी मुझे, मैं बताता पूछते हूँ, कल मेरे पास एक क्लाइंट आया हुआ था, चलो गपशप ही करते हैं, क्या दिक्कत। हैं। हाँ, आगे हम ही को पढ़ाना है और तुम्ही लोगों को पढ़ना है। तो एक क्लाइंट आया था, हमारे ही टावर का था। ठीक है ना। तो बोला कि गाड़ी खरीदना चाहते हैं बॉस, जो है सो किस रंग का खरीदे, था हमको काला खरीद लीजिए। तो हमको तो बोला है कि लाल सूट करेगा। हम बोले सूट थोड़ी आपको करता है, अब अभी बाजार को सूट करता है ना भाई। अभी बाजार को ब्लैक कार सूट कर रहा है, तो आप लाल कैसे खरीदे। ये भी बात है ना कि हमारा बाजार क्या डिमांड कर रहा है। बाजार ब्लैक डिमांड कर रहा है, तो डिमांड में ब्लैक है तो आप भी ब्लैक ब्लैक लीजिए। उससे चोट एक्सीडेंट का कोई घटना जोड़ करके मत देखिए। समझ गए। इसीलिए कभी कभी जो चीज प्रचलन में हो, वो प्रचलन में आया ही इसीलिए है कि उस समय उसका बाजार में डिमांड है, वो सबके लिए ठीक है। ठीक है ना। तो इसकी वजह से आप यदि कोई गाड़ी के लिए पूछे तो कलर आप लग्न और चंद्रमा या नवम या पंचम स्थान के स्वामी के कलर के हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है ना।
आप जी शेड गुरुजी। बता सकते हैं कि इस ब्लैक शेड में ले लीजिए, ब्लू शेड में ले लीजिए। ब्लैक और ब्लू तो एक ही शेड आ जाता है, तो ये बता सकते हैं। लेकिन जो प्रचलन में है अभी, तुम देखोगे कि अगर 10 गाड़ी बिकता है ना, तो उसमें से 5 गाड़ी 50%, चाहे वो ऑल्टो खरीद रहा है, वो काले कलर का खरीद रहा है। पता नहीं आदमी का दिमाग कितना पागल हो जाता है। मैंने ऑल्टो देखा खरीदते, वो भी काला ले लेंगे। अरे मोदी जी काले ऑल्टो पे नहीं चलते हैं, वो तो रेंज रोवर पे चलते हैं, वो भी ब्लैक का काफिला लेकर के चलते हैं। अब ब्लैक गाड़ी, इतनी ब्लैक गाड़ियां होते जा रही है कि मैंने कहा ब्लैक छोड़ करके दूसरा लेना ही नहीं है, बहुत अच्छा कलर है, ले लीजिए। तो उनको मैंने अपने भाषा से समझा दिया। तो बोले लेने का तो इच्छा ब्लैक था, लेकिन वो मेरी गई थी हमारी पत्नी मंदिर में, तो बोली कि जो है सो लाल कलर आपके लिए सूट करेगा। अब बताइए गुरुजी, लाल कलर की गाड़ी कौन रखेगा? तो हम कहे कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप ब्लैक कलर का गाड़ी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको जो है देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी समझाओ। और दूसरा क्या है, संगीता शास्त्र भी तो कोई चीज है ना। बाजार में कुछ चल रहा है तो उसका मतलब कुछ है ना। अपने राशि से शनि गोचर कर रहा है, तो काले रंगों का, काले लोगों का, बात समझना, ठीक है ना। और काला धन वालों का जय जयकार रहेगा, क्योंकि अभी शनि अपने घर से गोचर कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो हम इस तरह से उसको बोल सकते हैं कि अभी बाजार में भाव भी मिल जाएगा जी। तुम घर घर में अगर ब्लैक मार्बल लगवा रही हो तो अभी उसका ज्यादा डिमांड होगा। आप कई लोग ब्लैक मार्बल का ज्यादा डिमांड कर लेंगे, तो ये सब सीजन होता है, ठीक है ना। और ये ज्यादा डिपेंड कर जाता है शनि गुरु के ऊपर, क्योंकि ये लंबे समय तक रहते हैं। तो और क्या होता है कि गाड़ियों का खास करके मैंने देखा है कि वो जिसको कहते हैं ना कि रुबाब वाले लोग या दबाव पराक्रमी लोग, या जो भी कह लो, या सीधा कह लो गुंडा टाइप के लोग, ठीक है ना। तो वो लोग जिस तरह का गाड़ी रखते हैं ना, उसी तरह का गाड़ी लोग सोचते हैं कि मैं भी रखूं। तो रुआब का मतलब थोड़ा होता है कि अपने आप में कुछ है। तो ऐसे में लोग काले रंग की गाड़ी पसंद कर रहे हैं अभी। तो जी उसको कोई अन्य कलर न बता करके तुमसे पूछे कलर, बोलो एकदम काला बहुत सुटेबल है, ले लो, वो प्रसन्न होकर के जाएगा। दूसरा कलर बता दिए तो दूसरे पंडित के पास चला जाएगा, कोई काला बता दे, ठीक है ना। तो इसीलिए जब वो कहीं ना कहीं से काला पूछ करके ही आएगा, तो आप देश काल परिस्थिति के अनुसार चल सकते हैं और उसको काला रंग बता सकते हैं। हमने परसों यही बताया, यही काम किया है, इसीलिए आप लोगों को बताए। मैंने झूठ बोला क्या? नहीं, झूठ नहीं बोला। देश काल परिस्थिति ये जवाब देने के लिए हमको मजबूर कर रहा है, तो हम उसको वही जवाब देंगे, ठीक है ना, और वही सूटेबल है, जी ठीक है ना। रंग से यदि मरने जीने का बोध होता तो भगवा रंग वाले कभी मरते नहीं, ठीक है ना। जितने लोग भगवा रंग पहनते हैं, इतना है, बाबा है, सब है, तो उन लोगों की भी मृत्यु होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उनकी मृत्यु नहीं होती। और वो लोग, और बाबा लोगों को तो लाल लाल गाड़ी लेना चाहिए, वो लोग काला काला गाड़ी लेकर के सब क्यों चल रहे हैं? रामदेव के भी काफिले में सारा काला गाड़ी है। पता नहीं क्या रुबाब है। बाबा बनने के लिए आए हो या यहाँ नेता बनने के लिए, पता ही नहीं है क्या बनना है लोग, ठीक है ना। तो कई लोगों का ऐसा होता है, वो गाड़ियों का काफिला लेकर के चलते हैं। अभी हमारे एक यूपी के बहुत बड़े किंग थे, सुब्रत राय, उनका देहांत हुआ। वो भी गाड़ियों का काफिला लेकर के चलते थे। तो अब जब देहांत हो गया तो उनके पीछे गाड़ियों का काफिला नहीं रहा, और उनके पुत्र और पत्नी भी विदेश में थी और उनके अंतिम संस्कार में उपस्थित नहीं हुई। आप समझ सकते हो कि क्या थे, और क्यों जीवन भर किस पत्नी और बच्चे के लिए जो किया वो आपके संस्कार में उपस्थित नहीं हुआ, क्यों कमा रहे होंगे। तो इसीलिए बुद्ध को संन्यास इसीलिए लेना पड़ा था, समझ रहे हैं ना।
कि सब कुछ करके मरना ही है, तो बुरा क्यों कर रहे हैं भाई, अच्छा कुछ कर लेना। हिंसा क्यों कर रहे हैं, अहिंसा के रास्ते पे चल लेना। क्योंकि सब कुछ करना है, उसके बाद भी मरना है। अगर हम हिंसा करके भी मरते हैं तो क्यों हिंसा करें, अहिंसा करके मरे, तो कुछ तो मेरा रह जाएगा। नहीं तो आप मरे, आपके साथ सब चीज गया, आपका पुण्य पाप सब ले गए, वो किसी को छोड़ के नहीं जाते, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दुर्ग संबंधी प्रश्न में किला आप लोगों ने सही जवाब दिया। क्रूर ग्रह लग्न में हो तो दुर्ग भंग नहीं होता है, अर्थात दुर्ग का गेट नहीं टूटता और किला सलामत रहता है। और उसमें भी मंगल और राहु जैसे ग्रह हो जाए तो कभी भी किला नहीं टूटेगा। और यही सप्तम स्थान में यदि राहु हो तो किला जीत लिया जाएगा, अर्थात सप्तम से लग्न के ऊपर प्रभाव। और सप्तम मतलब जो याई है, जो बाहर से आया हुआ आक्रमणकारी है, वो बलवान हो जाएगा और बाहुबल से आपके किला को तोड़ देगा। पाप ग्रह लग्न में वो सप्तम में और लग्नेश 12वें, दूसरे 8वें या 6ठे स्थान में हो तो किला नहीं जीता जाएगा। अब बताओ, पाप ग्रह लग्न में वो सप्तम में और लग्नेश 12वें, दूसरे 8वें और 6ठे स्थान में हो तो किला नहीं जीता जाएगा, ये विपरीत जैसा दिखाई देता। और आगे लिखा है कि यदि लग्नेश वक्री होकर केंद्र में हो तो युद्ध होता ही होता है। अब सब चीज खराब है, इसका मतलब राजा पागल हो गया। बात को समझ आना, लगन में भी अशुभ ग्रह है, सप्तम में भी अशुभ ग्रह है, कोई दिक्कत नहीं, ये लड़ेंगे। लग्नेश गया 6ठे, 8वें, 12वें में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो जी जान से लड़ेंगे। ये कहना है किसी भी प्रकार से हम संधि की बात या और किसी भी तरह की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। लग्नेश बकरी हो गया, माथा पागल हो गया है, नहीं छोड़ना। ये आया मेरे मेरे किला के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया है, इसको मारो, भगाओ यहाँ से। तो उसके अंदर में ना ये सारी बातें, इस तरह की बातें आ जाएगी यदि ग्रहों का पोजीशन इस तरह से होगा, जिसकी वजह से किला वो कोई जीत ही नहीं सकता। एक आदमी के अंदर यदि आ, क्रोध आ जाए तो उसके अंदर बल बढ़ जाता है, ठीक है ना। और उत्साही लोग जब अपने वही कहते हैं ना, रुबाब में चलते हैं, तो ऐसे भी बहुत लोग भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि किला के संबंधी प्रश्न में थोड़ा विपरीत होने पर भी इसका मतलब है कि राजा बिल्कुल पागल हो गया, वो उस किसी भी हालत में किला को जीतने नहीं देगा। अब कहता है 6ठे भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में हो अथवा पाप ग्रह सप्तम हो तो भी युद्ध होता है। ये तो तय बात है कि 6 सप्तम में जाएगा तो युद्ध कराएगा ही कराएगा, ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसीलिए इस पर ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है यदि प्रश्न के समय केंद्र स्थान क्रूर ग्रहों से युक्त हो तो किले के युद्ध में बहुत मनुष्यों का वध होता है। अब आप ना इस वाले युद्ध में ना बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ये तय बात। अगर युद्ध युद्ध मैदान में हो रहा है, ठीक है ना, युद्ध क्षेत्र में युद्ध हो रहा है तो वहां सैनिक ही मारे जाते हैं। लेकिन यदि किला के ऊपर आक्रमण होता है तो सिविलियंस बहुत मारे जाते हैं, किला में रहने वाले लोग, किला में राजा और इन लोगों का सहयोगी जो भी है, खाना पीना बनाने वाला, ये सब रहते हैं किला में, तो ये लोग भी मारे जाते हैं। तो कहता है कि यदि केंद्र में अशुभ ग्रह हो तो युद्ध भीषण होता है और उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, सैनिक के साथ साथ सिविलियंस का भी डेथ होता है, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है। अब आगे कहता है कि मंगल और अष्टम भाव का स्वामी एक राशि में हो तो प्रश्नकर्ता के बहुत से मनुष्यों का नाश होगा। अब
ये मंगल और अष्टम भाव का स्वामी एक राशि में हो। अब एक राशि में 12 वाक्य 12 भावों में से कहीं भी हो सकता है, तो कहीं भी होगा तो दोनों तो एक ही जैसा हो गया ना। एक तो मंगल हो गया, आप कहोगे मेष राशि में, तो गुरुजी दोनों एक ही हो जाएगा। तो मेष राशि को अपवाद में छोड़ लेंगे, अन्य ग्रहों में जाकर के देखेंगे। तो ऐसे में एक तो मंगल भी हो गया और अष्टम का स्वामी भी हो गया, ये दोनों साथ हो गया, तो ये किसी भी राशि में चला जाएगा। तो जो अस्थाई राजा है ना, उसके बहुत सारे लोगों का मृत्यु होता है, बहुत सारे लोगों का नाश होता है। अब अगर कहता है यदि दूसरे 11वें 5वें भाव में बृहस्पति बैठा हो, तो देखो क्यों क्यों दूसरे में हो तो छठे को देखेगा, 11वें में हो तो 5वें को देखेगा, 5वें में हो तो लग्न को देखेगा। तो ऐसे स्थिति में वो क्या होता है कि किले में कोई भय नहीं होता, उसको सारा भेद पता होता है, इसीलिए वो अपने किले की सुरक्षा कर लेता है। कहता है कि यदि शनि और मंगल केंद्र में हो तो युद्ध में बहुतेरे मनुष्य मारे जाते हैं। अब शनि मंगल जो दोनों केंद्र में हो, पहले भी बताया है कि क्रूर ग्रह यदि केंद्र में हो तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। पाप ग्रह यदि लग्न में हो और पाप ग्रह से युद्ध हो, दृष्ट हो, लग्न से 12वें और दूसरे स्थान में पाप ग्रह हो, तो भी घोर युद्ध होता है। अब ये युद्ध वाले प्रश्न को आप लोग इतने सरलता से समझ लिए होंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब युद्ध वाले प्रश्नों का जवाब देने में, ठीक है ना। तो अब अब बात क्या है कि क्या युद्ध वाले प्रश्नों में हम इजराइल और हमास को ले सकते हैं, क्या यूक्रेन और रशिया को ले सकते हैं, तो हम क्या देखें, ठीक है ना। जो इतना लंबा लंबा युद्ध चल रहा है, ठीक है ना, तो क्या देखें। इससे तो अच्छा था अफगानिस्तान का युद्ध समेट गया था, अमेरिका भाग रहा था, अफगानिस्तान लपेट रहा था, भगा रहा था, यही हो रहा था। तो चाहे जो भी स्थिति में हो, लेकिन इतना लंबा युद्ध चलने के लिए अब कोई नए विषयों के को जोड़ने की जरूरत है। और क्या हम इस तरह के युद्ध को किस तरह से समझें, थोड़ा सा तो मेरी का आइडिया है, तो वहां से समझा जाता है कि वो भी बहुत कम ही आइडिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस राशि में ग्रहण हुआ हो या जिस राशि को अशुभ ग्रह भोग करके गया हुआ हो, उस राशि वाले एरिया में भूकंप आता है, जलजला आता है, युद्ध होता है, वज्रपात होता है, ये सब होता है, समझ गए ना, ऐसा बोला जाता है। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा निर्णय लेने के लिए नहीं है। और अब क्या है कि ये राशियों से इस बार भी कोशिश करूंगा, भगवान जहां तक सहायता करे, कि राशियों से एरिया स्पष्ट करूंगा। दिल्ली कितने नंबर राशि पर है, ठीक है ना, या भारत की राशि क्या होगी। वृष राशि का मानेंगे भारत को सिंह राशि का, तो ये राशियों में पूरे पृथ्वी को 12 राशियों में बांटना पड़ेगा। तो अब जो देश, ये अंग देश बंग देश लिख के कैसे दे दिया है संहिता ज्योतिष में, उसका डेफिनेशन जिनका थोड़ा बहुत केदारनाथ मिश्र ने दिया है कि ये देश को यहाँ देखेंगे, इस देश को यहाँ देखेंगे, पूरा विवरण कहीं मिलता ही नहीं मिलता है। किसी से पूछो तो यही है, देख लो, इससे ज्यादा कोई बोलता नहीं। तो ये समस्या है, तो क्या कीजिएगा, समस्या है तो चलता ही रहेगा। तो आगे प्रयास इसके ऊपर, यदि जैसे पहले अलग अलग देशों का नाम लिख दिया गया, अब उस देश को वर्तमान समय में क्या कहते हैं ये नहीं पता है। ये यदि पता चल जाए, इसके तो इतिहासकार ही इसको बता पाएंगे कि पहले कलिंग बोलते थे तो कहाँ का बात होता था, मगध बोलते थे तो पटना की बात होती थी, एक बात कहते हैं। तो कर्णगढ़ बोलते थे तो मुंगेर जिला की बात होती है, बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। अब कहाँ बिहार और कहाँ उसका दोस्त जो है ये दिल्ली के आसपास जो है जो दुर्योधन, ठीक है ना। तो पता ही नहीं चलता है कैसे हो, चलता होगा उस समय भी। तो ये सब अगर राशियों से देश
का पता चल जाए तो बहुत सारे प्रश्नों का हल हो जाए, लेकिन वो 100% पता नहीं चल पाता है, तो इसीलिए उसको आगे समझने का प्रयास किया जाएगा। अब कहता है रोगिण शुभाशुभ विचार, कि किसी रोगी के शुभाशुभ प्रश्न के लिए आप समझिएगा, खाली छठे स्थान का स्वामी पाप ग्रह के लग्न में हो। अब पाप ग्रह का लग्न क्या हुआ कि मंगल का लग्न हो मेष वृश्चिक, शनि का लग्न हो मकर और कुंभ, इससे ज्यादा पाप ग्रह का लग्न नहीं लेना। कौन? छठे का स्वामी कहाँ हो? मेष वृश्चिक मकर कुंभ राशि में लग्न में हो। अब पाप ग्रह बचा कौन? मंगल और शनि, राहु और केतु। राहु केतु सूर्य है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मंगल है तो स्वगृही हो सकता है। और लेकिन छठे का स्वामी तो कोई जरूरी नहीं है कि स्वगृही मंगल के ही घर में जाए, तो एक लग्न के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए इसको अलग कर देंगे, बाकी तो अन्य लग्नों के लिए नहीं कहेंगे। तो ऐसे स्थिति में कहा जाता है कि लग्न में हो और जन्म राशि को देखता हो, जन्म राशि अर्थात चंद्रमा जहां हो देखता हो, तो उस रोगी का मरण निश्चित समझना चाहिए। चौथे तथा आठवें स्थान में पाप ग्रहों के मध्य चंद्रमा हो। चौथे तथा आठवें स्थान में पाप ग्रहों के मध्य चंद्रमा हो। इसका मतलब है कि चौथे में चंद्रमा है, तीसरे और पांचवें में पाप ग्रह है, आठवें में चंद्रमा है, सातवें और नौवें स्थान में पाप ग्रह है, तो रोगी की अवश्य मृत्यु हो जाती है। यदि शुभ ग्रह बलवान होकर चंद्रमा को देखे तो रोगी आगे चलकर रोग मुक्त हो जाता है। यदि शुभ ग्रह बलवान होकर चंद्रमा को देखे तो रोगी आगे चलकर रोग मुक्त हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे कहता है यदि चंद्रमा लग्न में और सूर्य सप्तम में हो तो रोगी मर जाता है। समझिएगा, थोड़े कॉम्बिनेशन को अगर रखना पड़ेगा तो रख लें। चंद्रमा लग्न में है और सूर्य सप्तम में हो तो रोगी मर जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के पास सेवरेटिव इफेक्ट है और वो चंद्रमा को भी मिल गया और लग्न को भी मिल गया, तो अब बचेगा कैसे? समझ गए? तो क्या मंगल से भी कह सकते हैं? तो मंगल से भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर सूर्य से कहेंगे तो ये साधारण मौत होगा और जल्दी हो जाए। यदि लग्न में पाप ग्रह हो तो वैद्य की दवा से रोग बढ़ जाता है। लग्न में पाप ग्रह हो तो कोई ऐसा दवा दिया जाता है जिससे रोग बढ़ जाता है। यदि लग्न में शुभ ग्रह हो तो वैद्य के वचन अमृत समान समझना चाहिए कि वैद्य जो बोल रहा है वो बहुत अच्छा बोल रहा है, आगे उसका लाभ मिलेगा। यदि वैद्य सप्तम भाव, रोग दशम भाव, रोगी चौथा भाव और औषध समझ करके रोग संबंधी प्रश्न का विचार करना चाहिए। यह आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब कहता है कि यदि रोगी और वैद्य में अर्थात दशमेश और लग्नेश में, औषध और रोग में चतुर्थेश और सप्तमेश में मित्रता हो तो रोग की शांति हो, और यदि शत्रुता हो तो रोग का प्रकोप कहना चाहिए। यदि लग्नेश बलवान हो, शुभ ग्रह केंद्र अथवा अपनी उच्च राशि तथा त्रिकोण में हो तो रोगी रोग से बच जाता है। यदि एक भी बलवान शुभ ग्रह लग्न में हो तो वह रोगी की रक्षा कर लेता है। अब उसी तरह से कहता है यदि शुभ ग्रह नवें और तीसरे स्थान में बैठे हों तो भी रोग के नाशक होते हैं। अब समझिए कि नवें और तीसरे से फिर क्यों लिया गया? इसीलिए लिया गया कि नवें और तीसरे से ना गति की बात होती है, ठीक है ना, एक जगह एक स्थिति में परिवर्तन की बात होती है। तो रोग की स्थिति से परिवर्तन हो जाएगा और वो रोग नाशक हो जाएगा, रोग समाप्त हो जाएगा। तो इसको कुछ पहले भी पढ़ा था
और कुछ आज भी पढ़ा, थोड़ा बहुत ही अंतर है, केंद्र के ऊपर ज्यादा फोकस है, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा लग्न और चंद्रमा के ऊपर फोकस रहेगा। तो ये सारी बातों को यदि आप लोग समझ जाएंगे सिर्फ, तो इसका हल निकाल करके दे सकेंगे लोगों को। एक बार अभ्यास कर लीजिए, पढ़ करके एक बार लिख लिख लीजिएगा, तो हमको उम्मीद है कि आप अच्छा कर लेंगे। ठीक है, कुमार प्रवीण जी बताइए क्या प्रश्न। सर जैसे चंद्रमा अगर पाप कत्री में है, 8वें में, 4थे में, लेकिन बृहस्पति या शुक्र से दृश्य है, तो फिर हम मरने की बात नहीं कहेंगे सर? तो बचा लेंगे, जी बचा, ठीक है। लेकिन जानते हैं ऐसे बचाने वाले को क्या कहेंगे? वो बेड रिडन हो जाएगा। जी इसीलिए ऐसा बचाव नहीं चाहिए कि चंद्रमा पाप कर्तरी में हो, गुरु शुक्र देख लिया, जी बच तो गया लेकिन बेड रिडन हो गया। जी। बात समझ में आई आपको? समझ गया। तो ये सब आपको अपने विचार से समझना होगा। हाँ भारती बब्बर अनेजा। गुरु जी, ये रोगी वाले तो हमें कुछ नए टिप्स भी मिले, क्योंकि पहले जो हमने करे थे वो ज्यादातर संबंध अष्टमेश और लग्नेश इसका बन रहा था, और आज कुछ नए सूत्र भी मिले। नए सूत्र नहीं मिले, लग्न चंद्रमा को थोड़ा विशेष, केंद्र को थोड़ा विशेष बल हाँ दिया गया है। हाँ, थोड़ा सा ये मतलब हाँ, अष्टमेश से ज्यादा सूत्र हमको। यहाँ पे थोड़ा सरल कर दिया गया है, ये जी समझिए। जी गुरु जी। पर गुरु जी, एक कंफ्यूजन ये था कि जो आपने दुर्ग जीतने की बात कही है, पहली बात तो हमें ये लगता है कि क्वेश्चन ही मैदनी का हो गया। तो इसके परिप्रेक्ष्य में क्या यही क्वेश्चंस, मतलब ये जो क्वेश्चंस आएगा, युद्ध जीतना, किला जीतना, तो ये क्वेश्चन दो देशों के बीच में होगा, और क्या संबंध, मतलब और क्या क्वेश्चन बन सकता है जब हम ये सूत्र लगाएं? अब तुम लोग पर लगा, अब ये सब प्रश्न औचित्य में नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए जी इस पे ज्यादा जोर नहीं देना है। जो जो ठीक है। प्रश्न ज्यादा प्रमुखता से, प्रखरता से पूछा जाए उस पे ज्यादा जोर लगाना है, ठीक है ना। गुरु जी, ये अगली क्लास में अब वो नष्ट बलि वस्तु पे थोड़ा सा बता देना गुरु जी, क्योंकि आएंगे, नेक्स्ट वाली पे भी आएंगे। ये 62 नंबर श्लोक तक हम लोग गए, नोट कर जी लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। अब ठीक है 62 से आगे चलेंगे, हम नहीं छोड़ रहे हैं, क्लास बंद नहीं कर रहे हैं भाई, नहीं आप नहीं गुरु चिंता जी, ना कुछ करो। नहीं गुरु जी, कुछ क्वेरीज थी तो हमें हाँ, करना नहीं आ रहा था, इसलिए बोल दिया बिल्कुल आपसे। बिल्कुल, कोई बात नहीं जी। अनुराधा जी बताइए। गुरुजी, जैसे आपने हम लोग को बताया कि अगर जातक की कुंडली हो तो प्रश्न कुंडली हम लोग नहीं बनाते, लेकिन रोगी के केस में, रोग है, तो अगर रोगी हमसे कुछ पूछता है कि मैं कब ठीक होऊंगा, और हमको वो D1 चार्ट से समझ में नहीं आ रहा, तो हमने प्रश्न कुंडली बनाई, या D1 चार्ट में हम गोचर लगा के उस प्रश्न का हल कर सकते जीवन हैं। चार्ट से समझ में आना चाहिए, पहला तो ये, नहीं आ रहा है तो जी ताकत लगाने की जरूरत, ठीक है। पहला तो ये चीज मान के चलिए, ठीक है ना, कि हमको जीवन चार्ट से ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसकी दशा जो है, एक तो हम रोग समझ चुके हैं कि इसको क्या रोग है, बात समझिएगा, जी जी। देश काल परिस्थिति का हमको अब ज्ञान है। हम्म, अब हमको पत्रिका में देखना है कि राहु के बाद गुरु की दशा आ रही है क्या, शुक्र के बाद सूर्य की दशा आ रही है क्या, तो इन ऐसे दशानाथ प्रत्यंतर में भी हो तो वो हमें निरोगी बनाए, ठीक है। क्या 3 दिन के बाद चंद्रमा छठे में जा रहा है क्या, बात को समझिएगा, तो इसका मतलब है कि 3 दिन के बाद ये ठीक हो जाए, ठीक है ना। तो अलग अलग रोगों के प्रभाव को समझते हुए, जानते हुए, गुरु चंद्र और सूर्य के गोचर को अगर ध्यान में रखेंगे तो हम लोग ये बता सकेंगे कि कब जो है सो व्यक्ति ठीक हो सकता है, ठीक है ना। तो गुरुजी, प्रश्न हमारा की ये जरूरत नहीं है, और जी उसके बाद भी प्रश्न लगाने का इच्छा हो तो जरूर लगाइए। जी, प्रश्न गुरुजी यही है कि हम लोग D1 में इतना, क्योंकि प्रश्न शास्त्र पढ़ लिया है हम लोगों ने, हम लोगों को समझ में आने लगा है थोड़ा बहुत, तो हमको ये लगता है कि प्रश्न कुंडली से हम जल्दी जो है आंसर दे पाएंगे, और उसका समर्थन फिर D1 में देखने का हाँ प्रयास ले लीजिए, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ले लिया जैसे कीजिए कोई आप। एकदम से पूछता है कि बहुत ज्यादा बीमार चल रहे हैं, क्या करें, देखिए हाँ, क्या करें में तो रेमेडी आ जाती है नंबर 1, और नंबर 2 कि रोग कब ठीक होगा। ये दो प्रश्न एक सामान्य
रूप में आते हैं हम लोगों के पास। तो ऐसे समय में, क्योंकि जो भी रोगी है जो प्रश्न करता है वो चाहता है त्वरित आंसर, उसको तुरंत दे दिया जाए, वो आप समय मेडिकल नहीं वाले नष्ट क्लास करना में हैं, चाहता, तो अभी उस नए वाले हिसाब मेडिकल में, नए जी वाले है मेडिकल में गुरुजी। हैं। अच्छा, तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा, हाँ, बहुत कुछ कवर। कवर तो हो जाएगा गुरुजी, लेकिन ये प्रश्न में जैसे हमको लगा, क्योंकि मेरा बार बार यही प्रश्न रहता है कि D1 चार्ट की बजाय वो 2 मिनट्स नूडल वाली आदत है ना, कि प्रश्न कुंडली बनाओ और देखो कि कैसे मिलता है आंसर, वो हाँ दिमाग बिल्कुल में बिल्कुल। से निकल नहीं रहा है गुरुजी, उसको कैसे हटाएं ये ना समझ ना, में नहीं हटाने आ की रहा है। जरूरत नहीं है, लेते रहिए, ठीक है ना, लेते रहिए। ठीक है। और जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा पकड़ बनेगा, ठीक है ना, तो इसलिए अभ्यास में आने दीजिए, जी कोई जी दिक्कत नहीं, ठीक है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का। अब दूसरे बैच का थोड़ा प्रतीक्षा कर लें। प्रणाम नमस्कार। गुरु, गुरु प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम 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 प्रणाम।